Okay, so we are starting with a new AS today, and that is AS 17. AS 17, that is segment reporting. Segment reporting. Now, what exactly is this segment reporting? So, this is only a disclosure AS. आपको सिर्फ डिस्क्लोज करना है, इन शॉर्ट थ्योरेटिकल। थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट है, मतलब अगर प्रैक्टिकल आया तो उस पर एक ही टाइप की वैरायटी आती है, इसके अलावा कोई वैरायटी नहीं। ठीक, सेगमेंट रिपोर्टिंग इज ओनली फॉर डिस्क्लोजर पार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली सेगमेंट होता क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली सेगमेंट। तो आईटीसी का नाम सुना है? आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, इसमें डील करता है होटल्स है, बुक्स है, एफएमसीजी है। तो आपको ये समझ में आ गया कि बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करता है, बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स है उसके। तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो बुक्स में भी डील करते हैं, क्लासमेट, राइट, बिस्किट्स, सनफीस्ट, राइट, सेवलॉन, होटल्स भी है, टोबैको भी है, ऑब्वियसली बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं। बट आपको लगता है वो सबका अलग अलग पीएनएल बनाता होगा? आईटीसी एक कंपनी है, राइट, आईटीसी एक कंपनी है, तो ऑब्वियसली वो पीएनएल भी एक ही बनाएगा, राइट, वो एक ही पीएनएल बनाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, मान लेते हैं ये एक पीएनएल है उसका, और ये पीएनएल में यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, तो पीएनएल तो उसके पूरे बिजनेस का रहेगा ना। उसके बिजनेस में तो उसका होटल बिजनेस भी आ गया, उसका बुक्स का बिजनेस भी आ गया, और उसके बिस्किट्स वगैरह जितने भी वो प्रोडक्ट्स में डील करता है वो सबका पूरा पीएनएल एक ही कंसोलिडेट बनेगा, राइट। बट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि बुक्स के बिजनेस से या फिर बिस्किट से बिजनेस से या फिर होटल्स के बिजनेस से उसने कितना कमाया, उसके कितने एसेट्स हैं, उसके कितना खर्चा हुआ, ये सब उसको अलग अलग रिपोर्ट करना चाहिए, राइट। ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न्स। किसी चीज पे अलग रिस्क है, मान लेते हैं अगर वो टोबैको में डील करता है तो टोबैको पे, या अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसी कंपनी जो लेकर में डील करती है, उस पर रिस्क अलग रहेंगे, राइट। जैसे लेकर कोई स्टेट में बैन है, गुजरात, बिहार बैन, राइट, दूसरे स्टेट में है, तो ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट रिस्क एसोसिएटेड, राइट। कोई चीज कोई कोई जगह पे ज्यादा बिकता है, राइट, कोई चीज ज्यादा बिकता है, कोई चीज कम बिकता है, कोई चीज के लिए रेट चेंज करना पड़ता है, एंड सो ऑन। तो आपको ये अलग अलग सेगमेंट्स डिसाइड करने पड़ेंगे। तो ये एएस ने आपको दो सेगमेंट्स डिसाइड करके दिए। तो दो सेगमेंट्स, नाउ व्हाट आर दो सेगमेंट्स? सेगमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज बिजनेस सेगमेंट, फर्स्ट इज बिजनेस सेगमेंट, एंड सेकंड इज ज्योग्राफिकल। अगर हम बात करें बिजनेस की, तो जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, कि आईटीसी इज रिलेटेड इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट, वो बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करता है, तो ये उसके लिए अलग अलग सेगमेंट्स हो गए, राइट। दीज आर ऑल द डिफरेंट सेगमेंट्स। बट सेकंड इज ज्योग्राफिकल। अब नाम से ही आप पता लगा सकते हो बेटा, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल सेगमेंट मतलब अलग अलग एरिया में हमारा सेल है, अलग अलग लोकेशन। अब ज्योग्राफी मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो कंट्री टू कंट्री रहना चाहिए, इट कैन बी विद इन स्टेट्स आल्सो, इट कैन बी सिटीज आल्सो। जैसे महाराष्ट्र में डील कर रहा हूं मैं, पुणे में डील कर रहा हूं, मुंबई में डील कर रहा हूं, इनफैक्ट अलग अलग रीजन्स में भी आप कर सकते हो, मतलब पुणे और टीसीएमसी अलग अलग रीजन। इट इज नॉट नेसेसरली अलग अलग कंट्री में होना चाहिए, राइट, लेकिन सबके साथ रिस्क रिटर्न्स अलग अलग है। जैसे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मान लेते हैं एक्सपोर्ट टू यूके, एक्सपोर्ट टू यूएस, एक्सपोर्ट टू चाइना, लेकिन चाइना से प्रॉपर अभी रिलेशंस नहीं चल रहे, तो चाइना से एक्सपोर्ट बैन हो गया, तो उसका रिस्क अलग रहे, राइट। तो ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट रिस्क एसोसिएटेड विद इट, एंड देयरफॉर दीस आर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स। समझ में आ रहा है? तो सेगमेंट्स हमने दो टाइप के बांट दिए, कौन से? बिजनेस एंड ज्योग्राफिकल, राइट। बिजनेस मतलब वी डील इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, राइट, एंड ज्योग्राफिकल मतलब वी डील इन डिफरेंट एरियाज। अब एरिया डिफाइंड नहीं है, इट कैन बी कंट्री टू कंट्री, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, विद इन कंट्री भी हो सकता है, विद इन स्टेट्स भी हो सकता है, विद इन सिटी भी हो सकता है, राइट। जो भी है अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में हमने डिफाइन कर लिया। तो वी हैव टू डिफरेंट बेसिक सेगमेंट्स। अब प्रैक्टिकली हमें करना क्या है? हमें सिर्फ डिफाइन करना है और हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। अब क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा सेगमेंट है ये? वी नीड टू आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स फर्स्ट, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसमें से कौन सा आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाता है, किसको रिपोर्ट करना और किसको नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो रिपोर्ट कैसे करना, वो टेस्ट आपको चेक करने पड़ेंगे, कौन से टेस्ट है, मतलब क्या है। पहले तो डिफाइन करोगे ये बिजनेस सेगमेंट में जा रहा है या ज्योग्राफिकल में जा रहा है, राइट, दो सेगमेंट से पहले आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। उसके बाद आप कौन से सेगमेंट को रिपोर्ट करना चाहोगे,
सारे सेगमेंट्स को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहती है। कुछ स्पेसिफिक क्लॉजेस हैं जो आपको पूरे करने पड़ेंगे, कुछ टेस्ट हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। अगर वो टेस्ट पूरा होता है तो फिर आप उसको रिपोर्ट करोगे, नहीं तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब वो रिपोर्ट कैसे करेंगे? तो उन्होंने 3 टेस्ट दिए हैं और 3 के बाद और +2 कंडीशन, तो टोटल 5 कंडीशन। तो प्रैक्टिकली सिर्फ ये 5 कंडीशन में आपका ये एस खत्म होता है, प्रैक्टिकल पार्ट। पहले पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट उसने बोल दिया रेवेन्यू, दूसरा पॉइंट उसने बोल दिया रिजल्ट, मतलब प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस। तीसरा पार्ट उसने बोल दिया एसेट्स। चौथा पार्ट मैं यहां पे खुद इंट्रोड्यूस कर ले रहा हूं, द मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट पार्ट। एंड द फिफ्थ पार्ट बिकम्स द कंपल्सरी पार्ट, या फिर इसको हम ओवरऑल भी बोलते हैं, ओवरऑल टेस्ट भी बोलते हैं इसको। अब एग्जैक्टली क्या क्या चीज है तो प्लीज ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले आप सेगमेंट डिफाइन करोगे, वेदर इट इज अ बिजनेस सेगमेंट और अ ज्योग्राफिकल सेगमेंट। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है विच इज रिपोर्टेबल, विच इज रिपोर्टेबल। अब रिपोर्टेबल मालूम कैसे पड़ेगा? रिपोर्टेबल मालूम कैसे पड़ेगा? तो रिपोर्टेबल में जो पहले 3 कंडीशन है, 10% और मोर वाली कंडीशन है, एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज, इन तीनों में से एक भी पूरा हुआ ना, उसको रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करना मतलब एग्जैक्टली क्या, उस चीज के बारे में सारी डिटेल्स अलग से हमको शो करना है। जैसे उसका रेवेन्यू कितना है, उसके एक्सपेंस कितने, उसके एसेट्स कितने, उसके एक्सपेंस कितने, उसके लायबिलिटी कितने, अलग से हमको शो करना है। नॉट ऑल, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई सारे करने पड़ते हैं, लेकिन रिपोर्ट सारे नहीं करने, रिपोर्ट हमको अलग अलग करना पड़ेगा। और कौन सा रिपोर्ट करना है तो हमें ये 3 टेस्ट पास करने पड़ेंगे। व्हाट आर द 3 टेस्ट? रेवेन्यू, रिजल्ट, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट लॉस, एंड तीसरा है एसेट्स। ये तीनों आपको चेक करना पड़ता है, जो बहुत सिंपल से पार्ट है। रेवेन्यू मतलब मैं सेल्स की बात कर रहा हूं, और मैं कौन से सेल की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल सेल्स। टोटल का मतलब होता है इंटरनल एक्सटर्नल। व्हाट इज एक्सटर्नल, व्हाट इज इंटरनल, हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो यहाँ पे किसको रिपोर्ट करना है हम उसकी बात करेंगे पहले। तो रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, राइट। अब मैं यहाँ पे एक एक करके आपको एग्जांपल देता हूँ, सेल्स का एग्जांपल, ठीक है। ये है इंटरनल सेल्स और ये है एक्सटर्नल सेल्स, एग्जांपल देना। और मेरे अलग अलग सेगमेंट्स है, लेट्स से ए बी सी डी एंड ई। I have different segments, let's say A, B, C, D, and E and total. ठीक है? And this is 100, 120, 140, 200, and 50. Can you please give me the total for this? Okay, 620, and उसके बाद 1000, 1200, 500, 800, 900 total. Okay, 610 कर देता हूँ। चलो थोड़ा और ईज के लिए मैं इसको 40 कर देता हूँ और इसको 600 कर देता हूँ। ठीक है, अब बताइए इसका रोल कितना आ रहा है? 22, 27, 35, 44। तो ये आ गया 1100, ये आ गया 1320, ये आ गया 640, ये आ गया 1000 और ये आ गया 940, राइट। मैंने इंटरनल की बात किया, एक्सटर्नल की बात किया या टोटल की बात किया, प्लीज बताइए। टोटल, तो मेरे इंटरनल और एक्सटर्नल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ टोटल की बात करूंगा। आपको करना है क्या? आपको ये टोटल का 10% लेना है। टोटल का क्या लेना है? 10%। कैन यू प्लीज टेल मी 10% कितना होता है? 500। जिसका भी टोटल सेल 500 या 500 ज्यादा होगा उसको रिपोर्ट करना जरूरी है, इतना ये एस बोल। अब लकीली इस पूरे इसमें अगर आप देखोगे कि 500 से सारे ऊपर है तो आपको सबको रिपोर्ट करना। आपको रिपोर्ट मतलब सबका अलग अलग डिटेल रिपोर्ट देना पड़ेगा, एक पैनल तो बनाना पड़ेगा, साथ में एक अलग रिपोर्ट देना पड़ेगा। ए बी सी डी ई अलग अलग सेगमेंट्स जैसे करते करते। फॉर एग्जांपल ए जो है मेरा कार सेल्स है, मैं कार में डील करता हूँ, साथ में मेरा स्पेयर्स का भी डील, स्पेयर्स में भी डील करता हूँ, और तीसरा मेरा सर्विस भी है, कार बेचता हूँ तो उसकी सर्विसिंग मैं ही करवाता हूँ, राइट। तो मैं 3 अलग अलग सेगमेंट्स हो गए। ऑब्वियसली मेरा कार का जो सेल रहेगा देयर इज अ डिफरेंट सेगमेंट, मेरा स्पेयर पार्ट्स का जो सेल रहेगा देयर इज अ डिफरेंट सेगमेंट, एंड मेरा जो सर्विस से रेवेन्यू जनरेट होगा देयर इज अ डिफरेंट सेगमेंट। तो क्या ये 3 अलग अलग सेगमेंट से मैं कमा सकता हूँ? आंसर इज यस। क्या ये तीनों अलग अलग सेगमेंट्स पे अलग अलग खर्चे होंगे? आंसर इज यस। तो फिर मैं ये तीनों सेगमेंट्स को रिपोर्ट करूंगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब ये तीनों सेगमेंट्स अगर ये 10% या ज्यादा की कंडीशन बेटर है तो इनको रिपोर्ट करना जरूरी है, नहीं तो रिपोर्ट जरूरत नहीं है। क्या ये पॉइंट? अब इसको दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका सिर्फ 200 ही था, तो ये कितना हो गया आपका? 340। तो
तो ये 300 कम हो जाएगा, ये 4100 हो जाएगा और ये 4700 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 10% कितना आ रहा है? 470। अब बताइए 470 के हिसाब से आपने किसको इसको रिपोर्ट करना चाहिए? ए, बी, जी एंड ई प्लस है, राइट? तो ये कंडीशन हो गई आपकी किसकी? सेल्स कंडीशन, दैट इज द रेवेन्यू कंडीशन। आर यू गेटिंग दिस वन? मतलब रेवेन्यू में आपको क्या चेक करना पड़ता है? 10% ऑफ द टोटल सेल्स। अगर आपका कोई भी सेगमेंट 10% या उससे ज्यादा में कवर कर रहा है तो आपको उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर? ओके, ये होगी पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट आर सेम। एसेट्स, एसेट्स का भी सेम 10% और मोर। एसेट्स का भी सेम है 10% और मोर। फॉर एग्जांपल अब ये सेल्स वर्ड की जगह इसको हटा देता हूं मैं और इसको मैं एसेट्स कर देता हूं। ठीक है, एसेट्स। अब इंटरनल और एक्सटर्नल एसेट्स तो नहीं आ सकता, तो हम बात करते हैं सिर्फ इसकी। तो ये 4700 हो रहा था, राइट? अब 4700 का अगेन 10% क्या होगा? 470। उसके हिसाब से कौन सा आपने रिपोर्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली ए, बी, डी एंड ई, इसको आपको रिपोर्ट करना चाहिए। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? सी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। पॉइंट क्लियर है सबको ये? ओके, तो हमें इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन चेक करनी रहती है। कहने से सेल्स और एसेट्स ही बहुत सिंपल वाला पार्ट है। रिजल्ट के लिए मतलब प्रॉफिट और लॉस के लिए कुछ चीज अलग है। जैसे एग्जांपल, दिस इज ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, ये रिजल्ट की बात किया। रिजल्ट मतलब प्रॉफिट लॉस की बात, राइट? तो मैंने बात किया यहाँ पे 100 था, इसका 20 था, इसका नेगेटिव 80 था, 50 एंड 30। ठीक है, कैन यू प्लीज गिव मी द टोटल फॉर दिस? यस, कैन यू प्लीज गिव मी द टोटल? 60। तो मैं डायरेक्ट 10% नहीं ले सकता। डायरेक्ट 10% लेना अलाउड नहीं। मतलब आप बोलोगे 60 का 10% 6 होता है और 6 की बात तो वो ए, बी और डी प्रॉफिटेबल है, तो आपको क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट अलग लेना पड़ता है, लॉस अलग लेना पड़ता है। तो प्लीज बताइए टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा? ओनली प्रॉफिट टर्म्स, एब्सोल्यूट टर्म्स मैं प्लस और माइनस की बात ही नहीं करूंगा। कितना आ रहा है? 170। और टोटल लॉस कितना आ रहा है? ओके, दोनों में से हायर कौन है? हायर कौन है? प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट का 10% लेंगे, जो हायर रहेगा उसका 10% हो गया। 10% कितना आ रहा है? 10% ऑफ 170 17। अब आप एब्सोल्यूट टर्म्स में चेक करोगे 17 किसका? एब्सोल्यूट टर्म्स में प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं है, राइट? क्या ये हमारी कंडीशन बैठ रहा है? 17 या 17 से ज्यादा आया मैं उसको रिपोर्ट करूंगा। क्या 20 हमारी कंडीशन बैठ रहा है? यस। क्या 80 हमारी कंडीशन बैठ रहा है? यस। वो प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे। 17 को क्रॉस कर रहा है ना वो? यस। वो प्लस हो या माइनस हो, इट हार्डली मैटर्स। क्या 50 क्रॉस कर रहा है? यस। क्या 30 क्रॉस कर रहा है? यस। तो सारे रिपोर्ट्स, सारे यहाँ पे सेगमेंट्स रिपोर्टेबल है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 5 रहता और ये 65 हो जाता, ठीक है, इसको 30 रहना रहता है। आज मेरा आंसर वही आ रहा है। आज अगर आप टोटल करोगे, मैंने सिर्फ 15 इधर उधर कर दिया। अब बताइए इसके हिसाब से 17 किस में आ रहा है? ए में आ रहा है, सी, डी एंड ई। तो बी को रिपोर्ट नहीं करना, बाकी सबको रिपोर्ट करना। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट के लिए वी हैव टू टेक द एब्सोल्यूट टर्म्स इंडिविजुअली। प्रॉफिट अलग, लॉस अलग। मतलब सारे प्रॉफिट वाले एक तरफ आ जाएंगे, सारे लॉस वाले एक तरफ आ जाएंगे। जो हायर रहेगा उसका आप 10% कंसिडर करोगे, जो भी हायर रहेगा। इस केस में प्रॉफिट हायर था, जरूरी नहीं हमेशा प्रॉफिट हायर रहेगा। अगर आपका लॉस हायर रहेगा तो लॉस का 10%। यही पॉइंट समझ में आया? तीन कंडीशन समझ में आ गई? कौन सी पहली, कौन सी है? रेवेन्यू। रेवेन्यू में कौन सा लेना है? इंटरनल, एक्सटर्नल या टोटल? टोटल। उसके बाद ठीक है, रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में प्रॉफिट अलग, लॉस अलग। दोनों का जो हायर रहेगा उसका 10% आप लोगे और फिर वो 10% या मोर की कंडीशन जो भी रहेगी उसको आप डिसाइड करोगे। उसके बाद एसेट्स, एसेट्स में डिसाइड करोगे अगेन 10% और मोर की कंडीशन। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? अगर इन तीनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल हुई, एक कंडीशन, तो उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके अलावा व्हाट इज द फोर्थ कंडीशन? व्हाट इज द फोर्थ कंडीशन? द फोर्थ कंडीशन इज द मैनेजमेंट कंडीशन। इसके अलावा अगर वो 10% कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बट मैनेजमेंट को लगता है नहीं ये बहुत जरूरी है, पहले मैं इंटरनल एक्सटर्नल की बात कर लेता हूँ, राइट? इंटरनल एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एज द नेम इंडिकेट्स एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब मैं थर्ड पार्टी को सेल कर रहा हूं, राइट? इंटरनल, इंटरनल मतलब नॉट रिलेटेड पार्टीज ओवर हियर। इंटरनल मतलब मैं अपने सेगमेंट्स में ही डील कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक सेगमेंट डिसाइड किया, मान लेते हैं मेरा कार का सेल्स है, मेरा स्पेयर्स का भी है और मेरा सर्विस का भी। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ओम आया मेरे पास। ओम ने कहा कि सर मेरा वो कार का एक्सीडेंट हो गया और उसका जो मेन जो ग्लास है, जो फ्रंट ग्लास है वो टूट गया है, मुझे वो रिप्लेस करना है। मैंने कहा उसका कॉस्ट है 10,000 रुपीज। ऑब्वियसली वो कार में नहीं जाएगा ना, सर्विस में जाएगा, वो कहाँ जाएगा? स्पेयर्स में जाएगा। वो उसने ग्लास तो ले लिया,
अब वो ग्लास लेके चला जाएगा क्या, सर ठीक है मैं खुद फिट कर दूंगा, ऐसा नहीं। वो क्या बोलेगा, सर ग्लास आपसे ले रहा हूँ फिट करके दो। अब फिट करना मेरा काम नहीं है, फिट करना मेरे सर्विस का डिपार्टमेंट का काम है, राइट। अब 10,000 मैंने चार्ज कर लिया, मैं उसको ये नहीं बोल सकता एक काम कर 2,000 अलग से उसको दे दे। ये जो चार्ज था ये फिटिंग के साथ था 10,000 रुपीज, राइट। तो क्या मैंने 10,000 में से कुछ पार्ट सर्विस को भी देना चाहिए। वो जो उस आपस में सेल हो रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरनल सेल। इज द पॉइंट क्लियर? दैट मींस बिटवीन द सेगमेंट्स अगर सेल हो रहा है तो उसको हम इंटरनल सेल्स बोलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर, राइट? इसके अलावा मैनेजमेंट को अगर कुछ लगता है कि नहीं ये रिपोर्ट करना जरूरी लग रहा है, हमें हमारे यूजर्स को, हमारे फाइनेंशियल जो यूजर्स हैं जो हमारे रिपोर्ट चेक करते हैं उनको जरूरी है ये चीज का पता होना चाहिए, तो वो रिपोर्ट कर सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं कि 10% ही रहना चाहिए। अगर 10% नहीं होता है, मान लेते वो 8% भी आ रहा है, लेकिन मैनेजमेंट को लगता है नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए मेरे यूजर्स को, तो वो मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है, वो उसको भी रिपोर्ट कर सकता है। क्या पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज कंपलसरी या ओवरऑल कंडीशन? आपके जितने भी एक्सटर्नल सेल्स है, मैं अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करूंगा एक्सटर्नल सेल्स की, एक्सटर्नल सेल्स या फिर एक्सटर्नल रेवेन्यू की बात करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं एक एग्जांपल, आपने ए बी सी डी और ई, ठीक है। आपने ए बी और डी को रिपोर्ट किया, सॉरी ए बी ई को रिपोर्ट किया, सी और डी को रिपोर्ट नहीं किया। कैसे डिसाइड किया होगा आपने, प्लीज बताइए। रेवेन्यू कंडीशन सेटिस्फाई किया होगा आपने, ओके कोई भी एक, देन एज रिजल्ट एंड देन एसेट्स, तीनों आपने कंडीशन सेटिस्फाई की और तीनों में मान लेते हैं आपके रिजल्ट वाले में ए और बी सेटिस्फाई हो गए, एसेट में सिर्फ ई सेटिस्फाई हुआ और सेल्स में सिर्फ ई सेटिस्फाई हुआ। तो ऑब्वियसली ए बी और ई आपने सेटिस्फाई किया, सी और डी को आपने रिपोर्ट नहीं, राइट। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इसका हम एक्सटर्नल सेल चेक करें। एक्सटर्नल सेल, लेट्स से एक्सटर्नल सेल्स इज 100, 200, 500, 400 and 50. Can you please give me the total? 1250. Okay. आप इसका 75% चेक करो। कितना चेक करो? 75%. Can you please tell me external sales का 75% कितना होता है? 9 937.5. अब ये आखिरी वाली कंडीशन आपको क्या बोलती है? अगर आप कोई सेगमेंट रिपोर्ट कर रहे हो तो उनका जो एक्सटर्नल सेल्स है दैट शुड बी 75% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल सेल्स। मतलब क्या? आपने रिपोर्ट कौन सा किया? 100, 200 और 50। कितना हो गया ये टोटल? 350। तो एएस बोलता है ऐसा नहीं चलता। अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो तो आपने इतने सेगमेंट्स रिपोर्ट करने चाहिए कि उसका एक्सटर्नल सेल्स का 75% रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में कवर हो। मतलब आपने ए बी और ई को, इन तीनों में से आपका टोटल एक्सटर्नल सेल्स 75% हो जाना चाहिए, क्योंकि आप रिपोर्ट कर रहे हो ना, तो जो रिपोर्टेबल रहेगा उसका रेवेन्यू 75% रिपोर्ट में आना चाहिए। अगर 75% नहीं आया तो मैनेजमेंट के पास जाओ, कुछ और रिपोर्ट करो। बस 75% नहीं हो रहा है, 75% नहीं हुआ तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू रिपोर्ट मिनिमम 75%। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे तीन कंडीशन सेट है आपके। तीन कंडीशन कौन सा है? रेवेन्यू, रिजल्ट, देन एसेट्स। 10% कंडीशन आ गया। इसमें प्रॉफिट लॉस में अलग अलग था, प्रॉफिट अलग, लॉस अलग। 10% किसका लोगे? जो दो हायर रहेगा उसका 10% आप कंसीडर करोगे और फिर वो 10% कंसीडर करके वो तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप उसको रिपोर्ट करोगे, राइट। सेकंड बात करते हैं। सेकंड क्या था उसके बाद? मैनेजमेंट ने क्या बोला कि अगर मैनेजमेंट को लगता है कि ये 10% कंडीशन में नहीं आ रहा है बट फिर भी मैनेजमेंट को लगता है दिस इज इंपॉर्टेंट, वी शुड रिपोर्ट, तो उसको रिपोर्ट करना अलाउड है। मतलब मैनेजमेंट के पास पूरा पावर है, राइट। लास्ट कंडीशन क्या बोल रहा है आपको? ओवरऑल कंडीशन। ओवरऑल कंडीशन क्या बोलता है? द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, द रेवेन्यू ऑफ द रिपोर्टेबल सेगमेंट शुड बी एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू। इज द पॉइंट क्लियर? मतलब अगर आपका टोटल, सिर्फ एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं, इंटरनल की नहीं, एक्सटर्नल का 75% आप कैलकुलेट करोगे टोटल का, और जितने भी आपने रिपोर्ट किए हैं उसका 75% आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो आस्क द मैनेजमेंट टू रिपोर्ट मोर सेगमेंट्स, और ऐड करना पड़ेगा, कुछ और सेगमेंट्स भी रिपोर्ट करना पड़ेगा सो दैट उसका सेल 937.5 होता है, राइट। मतलब अगर वो सी को रिपोर्ट करता है सपोज, तो कितना हो जाएगा? 850। इसका मतलब उसको सी और डी दोनों को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसको 937.5 करके देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? या फिर अगर हम बात करें सपोज इसका 800 था, हाँ टोटल मैंने 500 और 400 बोला था, 900 किया था, 100। अब बताइए अब किसको रिपोर्ट करना जरूरी है, सी को या डी को? सिर्फ सी को रिपोर्ट करो ना। देखो सी और डी रिपोर्टेबल नहीं थे, सी एंड डी वर नॉट रिपोर्टेबल। एग्जांपल दे रहा हूं, आप पकड़ के नहीं बैठना सर इसमें सेल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सी और डी जो थे वो रिपोर्टेबल नहीं थे, एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। लेकिन आपको ये 937.5 हुआ क्या? नहीं, तो कुछ और सेगमेंट्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब कुछ और सेगमेंट्स कौन से आएंगे यहाँ पे? नाउ दिस इज ओनली द थ्योरेटिकल पार्ट। ये वाला जो कंडीशन है सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, ये प्रैक्टिकल में कभी कवर होके नहीं आएगा। समझ में आ रहा है?
तो प्रैक्टिकल में आपको सिर्फ 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कौन सी रिजल्ट, रेवेन्यू एंड एसेट्स, ये 3 कंडीशन, राइट। उसके हिसाब से कौन से रिपोर्ट करना है आपको वो चेक करना है। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में? प्रैक्टिकली सिर्फ यही पार्ट रहता है, इसके अलावा और कोई पार्ट नहीं है प्रैक्टिकली। यस, सो आई वांट एवरीवन टू राइट दिस। सेगमेंट कौन से टाइप के? बिजनेस सेगमेंट्स एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स। आपको उसको अलग से रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना है मतलब अब अगेन फॉर्मेट क्या है इसका, ये नीचे देखेंगे। रिपोर्ट में मतलब बहुत सिंपल सा आता है, आपने क्या रिपोर्ट करना चाहिए। उसका सेल्स अलग से रिपोर्ट करना चाहिए, उसके एक्सपेंस अलग रिपोर्ट करना चाहिए, उसके एसेट्स अलग रिपोर्ट करने चाहिए, उसके एक्सपेंसेस अलग रिपोर्ट करने चाहिए, उसका प्रॉफिट अलग रिपोर्ट करना चाहिए। मतलब आप जो पीएनएल बना रहे हो उसके साथ ये सेगमेंट का अलग से हमको वापस से पूरा डिटेल वापस चाहिए, उसको बोलते हैं सेगमेंट रिपोर्ट, राइट। बिकॉज देयर आर डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न्स एसोसिएटेड विद दैट प्रोडक्ट। क्लियर? ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल मानते हैं, आप ये लिखो, मैं आपको बता। सेगमेंट लिखा आपने दो टाइप के, बिजनेस एंड ज्योग्राफिकल। बिजनेस एंड ज्योग्राफिकल। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई क्या करना है? सेगमेंट्स। रिपोर्टेबल सारे करने हैं क्या? नहीं, नॉट ऑल। सारे नहीं करेंगे, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा सिर्फ वही रिपोर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो उसको रिपोर्ट करेंगे। अकुल थोड़ी देर में लिखाता हूँ आगे भी क्या लिखना है, फिलहाल इतना ही लिखो। ये लिखा आपने 5, ओके। अब हम इसके आगे लिखेंगे। रेवेन्यू और एसेट्स के लिए क्या कंडीशन है? 10% और मोर ऑफ टोटल। और रिजल्ट के लिए कंडीशन क्या है? प्रॉफिट डिफरेंट, लॉस डिफरेंट। प्रॉफिट अलग लेंगे, लॉस डिफरेंट अलग लेंगे, राइट। इन दोनों में से क्या करेंगे? जो हायर रहे, राइट। तो आई विल से 10% ऑफ द हायर। जो हायर रहेगा उसका 10% ले लो। जो हायर रहेगा उसका हम 10% ले लेंगे। और यहां पे द वर्ड इज एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब समझ में आया बेटा? ओवरऑल क्या है? द एक्सटर्नल रेवेन्यू, द एक्सटर्नल रेवेन्यू दैट इज एक्सटर्नल सेल्स of the reportable segments
of the reportable segments should be at least 75% of the total external revenue. If not, then management has to report more segments. Management has to report more segments. ये सारे कंडीशन समझ में आ गए बेटा आपको? ओके, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को अबाउट द प्रॉफिट लॉस वाले, ठीक है? तो आपको समझेगा एग्जैक्टली प्रॉफिट लॉस में कैसे करना है। मेरे सेगमेंट्स हैं ए बी सी डी ई और यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 120, 180, 10, -70 and 5. Please give me the total. 245, लेकिन डायरेक्ट 245 का ले सकते हैं क्या? आप क्या करोगे, पहले चेक करोगे टोटल प्रॉफिट कितना। Yes, what is the profit? 2315. And what is the total loss? 70. हायर प्रॉफिट है ना, जो भी हायर रहेगा उसका 10% लेंगे, 31.5। एब्सोल्यूट टर्म्स में 31.5 कौन से आ रहा है? ए बी डी, सी और ई को रिपोर्ट नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। लॉजिक क्लियर है सबको? ये आप ये लिख के रखेंगे और नीचे आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, द सेगमेंट्स ए बी एंड डी शुड बी रिपोर्टेड, दैट्स इट। तो मैंने इसे टिक कर दिया, तो टिक से आपको समझ में आ गया शायद, राइट? ओवरऑल में नॉट अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप ऐसे ही समझ जाना है कि मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने क्रिएट किया है, ठीक है? जस्ट टू मेक श्योर कि आप ये कंसेप्ट समझ जाओ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी और एक ये ई। मैं सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स की बात करूंगा। द वर्ड इज एक्सटर्नल सेल्स, एक्सटर्नल रेवेन्यू। मान लेते हैं ये 100, ये 500, ये 200, ये 300 और ये 50।
टोटल कितना आ गया 1150, राइट। और मैंने आपको बोल दिया कि ये रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है और ये भी रिपोर्टेबल। एग्जाम्पल, ये नॉट रिपोर्टेबल, ये भी नॉट रिपोर्टेबल। ये गिवन था इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज गिवन इन्फॉर्मेशन, पहले से मैं आपको दे रहा हूं। आपको ओवरऑल मतलब फिफ्थ कंडीशन क्या चेक करना, फिफ्थ कंडीशन क्या चेक करना पड़ता है, पहले आपको सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स का 75% चेक करना पड़ेगा। व्हाट इज द 75% ऑफ दिस, इसका 75% कितना आ रहा है प्लीज बताइए, कितना 862.5, राइट। और आपको और क्या चेक करना पड़ेगा, जो आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट्स उनका कितना आ रहा है, जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है उनका टर्नओवर कितना आ रहा है प्लीज बताइए। 650, सेटिस्फाई हुआ क्या, नहीं। तो फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा मैनेजमेंट को, सिंस द ओवरऑल कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट मींस जो आप रिपोर्ट कर रहे हो ना उसका 75% एक्सटर्नल सेल्स कवर नहीं कर पा, तो आपको और सेगमेंट्स रिपोर्ट करना है, so as to make at least 75%। आर यू गेटिंग दिस? तो इसमें से कौन सा रिपोर्ट करेंगे आप, डी या सी? डी। अगर मैं सी रिपोर्ट करूंगा तो मेरा 850 होगा, अगेन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो आपको डी को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इसको? हाँ। अब आप बोलोगे सर व्हाट इफ अगर सी भी 300 ही रहता, कोई भी एक करता, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको अच्छा हो, क्योंकि वैसे भी 10% कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहे, राइट। तो 75% करने के लिए आपको मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा जो आपको इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको रिपोर्ट कर दो, आपको 75% रिपोर्टेबल करके देना पड़ेगा। कई पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स is rupees 650, which is not covering 75% of the total external revenue. Therefore, the management needs to report more segments. आपको ये बताने की जरूरत नहीं है मोर में कौन सा उसको करना पड़ेगा, सिर्फ आगे आपने बता देना कि और सेगमेंट्स भी रिपोर्ट करने पड़ेंगे। हो सकता है ऐसे कि सी और डी में से वो बोलता नहीं सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सी को रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, फिर भी कवर नहीं हो रहा है, तो फिर सी और डी दोनों को कर दो। अरे समझ में? तो आपने सजेशन नहीं देना कि डी को ही करना पड़ेगा, हो सकता है सी और डी में से सी ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। तो ज्यादा और आपको करना पड़ेगा, आपने सिर्फ इतना बोलना चाहिए और रिपोर्ट करो, क्योंकि हमारा 75% कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। समझ में आ रहा है सबको ये? पक्का? आगे बात करते हैं। अगेन ये मैंने आपको ऊपर लिखा है बेटा, प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, ये सिर्फ आपको ये पार्ट समझाने के लिए मैंने एग्जांपल, ठीक है। Done? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट, व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी? तो ऊपर यार है टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स कौन से, बिजनेस एंड ज्योग्राफिकल। तो किसी एक को प्राइमरी किसी एक को सेकेंडरी बोल सकते हैं, किसी एक को प्राइमरी किसी एक को सेकेंडरी बोल सकते हैं। बेटा सेगमेंट्स में अगेन फिर से बोलूंगा आपको कि सेगमेंट क्या है, एक तो डिस्टिंग्विशेबल प्रोडक्ट रहना चाहिए, डिस्टिंग्विशेबल जिसको मैं अलग बोल सकता हूँ, अलग नहीं भी बोल पाया लेकिन उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अलग अलग है,
तो भी मैं उसको बोल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अब मेरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आई मीन टू ऑफलाइन क्लासेस, राइट, एचजेपी इज डूइंग ऑफलाइन क्लासेस, आप लोग मेरे सामने बैठे, तो ऑफलाइन क्लासेस का जो रेवेन्यू है दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट फॉर, राइट, पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव के जो लेक्चर्स, दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट फॉर मी, यस, क्योंकि मेरा कस्टमर बेस अलग अलग रहेगा, मे बी शायद जो पुणे सिटी में वो शायद ऑफलाइन ट्रैवल करेंगे, लेकिन जो डिफरेंट सिटीज में वो शायद मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे। तीसरा एक मोड आ गया ऑनलाइन लाइव, आपको लाइव बैठना है हमारे ऐप के थ्रू, आप सामने बैठ, राइट, ऑनलाइन लाइव, राइट, ऑफलाइन नहीं लेकिन ऑनलाइन लाइव, ये भी तो एक अलग सेगमेंट हो सकता है, समझ में आ रहा है ये पॉइंट। तो दीज आर द थ्री डिफरेंट सेगमेंट्स, मैं इन तीनों को अलग अलग रिपोर्ट करना चाहता हूँ। ओवरऑल जब मैं पीएनएल बनाऊंगा एचजीपी का, तो ऑब्वियसली मेरे क्लासेस का पीएनएल एक ही बनेगा जिसमें नेट प्रॉफिट एक ही आएगा, लेकिन अगर मैं इन तीनों को अलग अलग इंपॉर्टेंस दे सकता हूँ तो मैं तीनों को अलग अलग बिजनेस सेगमेंट मानता हूँ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि मेरा कस्टमर बेस अलग रहेगा, मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अलग रहेंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट, हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर एरिया में आपको प्राइसिंग ड्रॉप करना पड़ता है, चेक कर सकते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, साउथ, साउथ में ज्यादा हिंदी लेक्चर्स नहीं चलते, वहां पे इंग्लिश चाहिए, राइट। अब यहाँ पे अगर वो इंग्लिश का वही रेट उतना ऊपर करोगे तो उतना ही चलेगा, लेकिन साउथ में वो रेट्स ऊपर करके चलेगा। तो देयर कैन बी डिफरेंट रेट सेटिंग्स, देयर कैन बी डिफरेंट एक्सपेंसेस, देयर कैन बी डिफरेंट हर चीज अलग अलग हो सकती है, कस्टमर बेस अलग हो सकता है। मेडिसिन के लिए यू कैन हैव डिफरेंट एज ग्रुप्स, राइट, बच्चों की मेडिसिन अलग रहेंगे, एडल्ट्स की मेडिसिन अलग रहेंगे, या कुछ ऐसे, राइट। लेकर की बात करते हैं, लेकर कोई स्टेट में बैन हो सकता है, लेकिन लेकर मेडिसिन में भी यूज हो सकता है, यस। तो अगर वहां भी यूज हो रहा है तो मेडिसिन थोड़ी बैन हो, लेकर लेकर शॉप्स पे बैन होगा, वो लेकर जो मेडिसिन को सप्लाई हो रहा है वो चालू रहेगा, राइट। सो यहाँ पे रेगुलेटरी भी आ जाता है, तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स डीलिंग इन देयर डिफरेंट, ठीक है। आगे प्राइमरी सेकेंडरी, अगर अगेन दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, ये डिसाइड मैनेजमेंट ही करेगा, ये डिसाइड मैनेजमेंट ही करेगा कि आपके लिए प्राइमरी बिजनेस सेगमेंट है या ज्योग्राफिकल है। एग्जांपल मान लेते हैं, अगर उसने बोल दिया कि मेरा बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी है, तो इसको हम प्राइमरी मानेंगे, फिर ज्योग्राफिकल क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना ही है, प्राइमरी को बहुत ज्यादा डिटेल रिपोर्ट लगता है, सेकेंडरी को थोड़ा कम रिपोर्ट करना ही है, राइट। प्राइमरी को थोड़ा ज्यादा रिपोर्टिंग करेंगे और सेकेंडरी को थोड़ा कम रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं आपको बोलूं कि ज्योग्राफिकल प्राइमरी चलता है ऐसा, आंसर इज यस, और बिजनेस सेगमेंट क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। अगेन ये डिसाइड कौन करेगा, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। अब मैनेजमेंट डिसाइड कैसे करेगा, उसको जो लगता है मेरा रेवेन्यू या फिर जो मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट खेल है वो ज्योग्राफी के हिसाब से है, दैट इज मेरा स्टेट वाइज जो सेल रहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट एक ही है, मान लेते हैं मैं सिर्फ ये पेन बेचता हूँ, सिर्फ ये पेन बेचता हूँ, लेकिन मेरा मैक्सिमम रेवेन्यू एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर एरिया से आता है, तो फिर मैं उसको भी ऑब्वियसली ये नहीं बोल सकता कि ये बिजनेस सेगमेंट है मेरा, ये ज्योग्राफिकल सेगमेंट है, तो मैंने ज्योग्राफी के हिसाब से, मतलब ज्योग्राफिकल रीजन के वो एरिया को ही मैंने रिपोर्ट पहले करना चाहिए। अरे गेटिंग इसको, तो जरूरी नहीं है हमेशा कि बिजनेस के प्रोडक्ट वाइज आपने करना चाहिए, आप एरिया वाइज अलग अलग करते हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो दिस इज ज्योग्राफिकल। अब आप कंफ्यूज हो, सपोज अगर मैंने डिसाइड नहीं कर पा रहा है, जब मैं समझ ही नहीं आ रहा मेरे लिए बिजनेस सेगमेंट प्रॉपर लग रहा है या ज्योग्राफिकल, आई एम नॉट एबल टू बाइफरकेट, मेरे लिए दोनों ही प्रॉपर है, प्रोडक्ट वाइज भी करना चाहिए जरूरी है और वो भी करना जरूरी है, तो फिर आप प्राइमरी किसको माना। तो यहाँ पे अगर ये एस बोलता है अगर आपके लिए दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू डिसाइड वेदर बिजनेस सेगमेंट से रिपोर्ट करना चाहिए या ज्योग्राफिकल के लिए, तो अगर आप कंफ्यूज हो या आप बोल रहे हो नहीं मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप प्राइमरी किसको मानोगे, तो ये एस बोलता है बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी मानो, और ज्योग्राफिकल को आप क्या मानोगे, सेकेंडरी। पॉइंट क्लियर है, राइट। तो ये एस ने आपको बता दिया कि इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट को लगता है कि अगर आप प्रोडक्ट वाइज अलग अलग कर पा रहे हो बिजनेस वाइज, तो बिजनेस सेगमेंट उसको प्राइमरी मान लो, ज्योग्राफी को सेकेंडरी मान लो, उल्टा करना है तो उल्टा भी कर सकते हो, अरे डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू डिसाइड तो ये एएस ने आपकी हेल्प किया, ये एएस ने बोला अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो बिजनेस को ही प्राइमरी मानना चाहिए, सेकेंडरी आप ज्योग्राफी। कई पॉइंट क्लियर है। अब ये जो मैं कंक्लूजन दे रहा हूं आपको यहाँ पे, ये सबकी बात कर रहा हूँ, नॉट इंक्लूडेड।
इनकम टैक्स, एसेट्स और लाइबिलिटीज। इंटरेस्ट, डिविडेंड, इनकम। If interest is not taken, then corresponding assets should also not be taken. Should not be taken. Interest expense. If interest is not taken, then corresponding liability should also not be taken. मैंने एक जनरल स्टेटमेंट लिखा है, लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली क्या है। ये इनकम टैक्स के आगे मैं लिख देता हूँ DTA DTL। DTA is deferred tax asset, DTL is deferred tax liability। केस 22 पढ़ना बाकी है वो। लिखा आप लोगों ने? अब ये क्या बताना चाहता है, तो मैंने अभी ये जनरल ओवरऑल एक ही स्टेटमेंट लिख दिया, सबके लिए अलग अलग नहीं लिखा। नहीं तो मैंने एसेट्स डू नॉट इंक्लूड लिखना चाहिए था, इनकम या फिर रेवेन्यू डज नॉट इंक्लूड, एक्सपेंस डज नॉट इंक्लूड, ऐसे लिखना चाहिए था। ये ओवरऑल स्टेटमेंट पास करें। अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में क्या नहीं आना चाहिए? DTA नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं ये मेरा बैलेंस शीट है, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स है, यहाँ पे करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स के अंदर एक DTA भी है, तो बोलूंगा DTA नहीं ले सकता। जब आप एसेट्स कंडीशन चेक करते हो 10% वाली, 10% में ये DTA नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये 1000 है, ये 500 है और ये 100 है, टोटल कितना हो गया? 1600। लेकिन आप 1600 नहीं लोगे, आप कितना लोगे? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो DTA शुड नॉट बी टेकन। सिमिलरली लाइब्रेरीज में DTL नहीं लोगे, लेकिन लाइब्रेरी इज नॉट द कंडीशन। आपके लाइब्रेरी कंडीशन दिया ही नहीं मैंने, लेकिन अगर लाइब्रेरी कंडीशन रहती है, कंडीशन या फिर आप जब रिपोर्ट करोगे तो उसमें DTL को रिपोर्ट नहीं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नेक्स्ट, इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम मेरे P&L में, जैसे एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट कहाँ लिखते हैं? इंटरेस्ट रिसीव P&L के कौन सी साइड में? राइट साइड में। ये मेरा P&L है, यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा मैंने, इंटरेस्ट रिसीव, राइट। लेट्स से इंटरेस्ट है 200 रुपीज, राइट। तो मैं बोलूंगा रेवेन्यू में, ऑब्वियसली सेल्स हम बात कर रहे हैं, रेवेन्यू या फिर रिजल्ट की बात करें, तो रिजल्ट के अंदर ये नहीं आना चाहिए। प्रॉफिट लॉस में ये वाला आप 200 रुपए नहीं ले सकते, आपको सिर्फ ऑपरेटिंग मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड करना है। इंटरेस्ट इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस, राइट, इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। अब फिर अगर बोलता है अगर ये नहीं लोगे तो ये इंटरेस्ट कहां से मिला? ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट से मिला होगा, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेना आपके एसेट्स में, वो इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड नहीं करना, वो ऐसा बोलता है। मतलब अगर आपकी बैलेंस शीट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है जिसपे आपने मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट से 2000 एग्जांपल, 2000 पे आपने 200 कमाया, मैं आपको बोल रहा हूँ इंटरेस्ट लेना अलाउड नहीं है। तो जब इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी अलाउड नहीं है। यही पॉइंट क्लियर?
राइट। लेकिन अगर आपका बिजनेस ही कोई है, अगर आपका बिजनेस मान लेते हैं बैंक है, बैंक का काम है लोन बांटना, लोन्स एंड एडवांसेस, और उस पर इंटरेस्ट कमाना, क्या ये उसका मेन बिजनेस है, क्या ये ऑपरेशन उसके हैं, यस, तो फिर आप ले सकते हैं। ऑपरेटिंग इज द वर्ड, अगर वो ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता है तो फिर दैट इज नॉट टू बी टेकन। सिमिलरली दैट इज द रूल फॉर एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां लिखते हो बेटा, डेबिट साइड। मैंने यहाँ लिखा इंटरेस्ट पेड, लेट्स से इंटरेस्ट पेड इज 300। इंटरेस्ट क्यों पे किया आप, इंटरेस्ट क्यों पे किया आप, आपने लोन लिया होगा, राइट, आपने लोन लिया होगा या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह होगा। लोन कहां दिखता है, लाइबिलिटी साइड में। मान लेते हैं यहाँ पे लोन, तो अगर मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा तो मैं इसका लोन भी लाइबिलिटी में कंसीडर नहीं करूंगा। क्या ये पॉइंट समझ में आता है? तो दिस इज द जनरल स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट टू बी टेकन। लॉजिक समझ में आ गया सबको, प्रैक्टिकल पार्ट पूरा क्लियर हो गया, यस। इस एएस के साथ थोड़ी सी थ्योरी पॉइंट्स जो हमको कवर करने हैं, थ्योरी पॉइंट्स ऑब्वियसली वो एक एक बार रीड करके आपको वो लर्न करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है दूसरा, आपको कुछ पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे, बट हम उसको जो मैंने समझाया ना अभी है वही सारी चीजें वापस, ठीक है। एक बार ओपन कर रहा हूँ शीट, पहले तो एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि एएस में करना क्या है आपको। ओके, ये आपके सामने है बेटा, ये सेगमेंट्स दिए उसने रुपीज इन लैक्स, सेगमेंट एसेट्स, सेगमेंट रिजल्ट्स एंड सेगमेंट रेवेन्यूज। प्लीज बताइए आप एम एन ओ पी क्यू आर में से क्या क्या रिपोर्ट करोगे। सबसे पहले एसेट कंडीशन चेक कर लें, ऊपर एसेट पहले दिया है, एसेट टोटल कितना है बेटा यहाँ पर 200, 200 का 10% कितना होता है 20, राइट। तो कहने से जो 20 या 20 से ज्यादा रहेंगे मैं उसको रिपोर्ट करूंगा। आप बताइए कौन से करेंगे। एम मैं यहाँ लिख दो क्या एसेट के हिसाब से, अगर एसेट कंडीशन देखिए कौन सा रिपोर्ट करना है, एम एन ओ, ये भी हो रहा है, 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 क्यू भी हो रहा है, राइट। ओ पी एंड क्यू, आर छोड़ के बाकी सबको रिपोर्ट करो एसेट के हिसाब से, बराबर। चलो रेवेन्यू लास्ट वाले के हिसाब से बोलो, रेवेन्यू के हिसाब से 1200 का 10% कितना होता है 120, 120 के हिसाब से कौन सा आ रहा है एम एन, दैट्स इट, ओके। तो मैं रेवेन्यू के हिसाब से बोल दे रहा हूँ, रेवेन्यू के हिसाब से अपन ने किसको रिपोर्ट करना चाहिए, एम और एन को। चलो रिजल्ट के हिसाब से प्रॉफिट लॉस चेक करो कौन सा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है 50 10 10 30 100 आ रहा है, और लॉस कितना आ रहा है 200, तो आप 10% किसका लोगे, 200 का 10% लोगे जो हायर है, राइट। 200 का 10% कितना होता है बेटा 20, तो 20 के हिसाब से किसको उसको रिपोर्ट करना चाहिए एम, दैट्स इट, राइट। तो रिजल्ट के हिसाब से एन भी आएगा, सॉरी एम एन एन आर, क्या पॉइंट क्लियर, आंसर। अब आप बोलो इन तीनों में से अगर आप चेक करोगे, पहली कंडीशन में 3 5 तो आ गए थे एम एन ओ पी क्यू, क्या आर को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा तीनों एक, कोई भी एक कंडीशन में से, तो कहना है ऑल द सेगमेंट्स बिकम रिपोर्टेबल। 95% कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है कि सारे सेगमेंट्स रिपोर्ट कर रहे हो और कोई बचा ही नहीं है ना अभी, समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे नीचे उसने क्या कंडीशन दिया है, द चीफ अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट्स एम एन एन अलोन शुड बी रिपोर्टेड, इज इट जस्टिफाइड इन हिज व्यू, डिस्कस is not justified because as per AS 17 all the segments need to be reported, is the point clear। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, तो जो 3 कंडीशंस मैंने बताया ना वो 3 कंडीशंस लिख के दिया है। 3 कंडीशन क्या थी एक बार बताइए तो, रेवेन्यू, राइट, देन रिजल्ट, देन एसेट्स, देख रहे हैं 10% और मोर, समझ में आ रहा है 10% और मोर, राइट। उसके बाद वो 75% कंडीशन दिया था मैंने आपको जो मैंने लिखाया था, तो जरूरी नहीं है ये सब लिखना है आपने अलग से देना है। एज पर AS 17 the management needs to report, right, the management needs to report if any of the conditions are satisfied। कौन से the total revenue should be at least 10% or more of the total revenue, right। Next asset base, right, the segment asset should be at least 10% or more of the total assets। Result profit separately, loss separately, whichever is higher take 10%, and एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉफिट लॉस हम चेक नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट टर्म्स में जो भी आपका 10% और मोर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा दैट नीड्स टू बी रिपोर्टेड। मोर ओवर ओवरऑल कंडीशन क्या थी बेटा, ओवरऑल कंडीशन जो मैंने आपको लिखा के दिया, क्या कंडीशन लिखा के दिया, द सेल्स ऑफ द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, द सेल्स ऑफ द रिपोर्टेबल सेगमेंट शुड बी एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल, समझ में आ रहा है, राइट। इफ नॉट देन मैनेजमेंट नीड्स टू ऐड मोर सेगमेंट्स टू रिपोर्ट, इज द पॉइंट क्लियर।
yes, तो ये लिखना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ अबव अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर मतलब रेवेन्यू के हिसाब से कौन से आया था बेटा एम और एन बराबर, तो यहाँ पे लिखा है उसने ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू एम एन एन आर रिपोर्टेबल राइट, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स के हिसाब से एम एन ओ पी क्यू, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ऑल सेगमेंट्स एक्सेप्ट आर लिख दिया उसने, आर छोड़ के बाकी सब, या फिर आप लिख सकते हो एम एन ओ पी क्यू आर रिपोर्टेबल राइट, एंड रिजल्ट के हिसाब से कौन सा आया था एम एन आर, चेक करो रिजल्ट के हिसाब से एम एन आर आर रिपोर्ट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, तो आपने ये रिपोर्ट किया है, आपने कंडीशन दे दी और आपने बता दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करें, चलिए इसमें बताइए कौन से रिपोर्टेबल रहेंगे, इंडिविजुअल आप लोगों को करना है, आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, चेक करो इसमें से कौन सा आप रिपोर्ट करो, मुझे तीनों से अलग अलग चाहिए, एसेट के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से। टीबी है, पी एन, तो कहने से सारे के सारे फिर से हो रहे हैं, पी क्यू आर एस टी, कोई ना कोई एक कंडीशन बैठ गया तो भी आपको रिपोर्ट करना है, अरे गेटिंग इसमें, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा पी क्यू आर एस टी पूरे के पूरे, अरे गेटिंग इसमें, तुम समझ में आया क्या, पक्का, तो इसका भी आंसर दो फिर, अगेन ये जो है ना कॉपी पेस्ट है पूरा, ये ऊपर से कॉपी पेस्ट है और सिर्फ अकॉर्डिंगली मैं चेंज कर दिया कौन से सेगमेंट रिपोर्ट करने चाहिए, ठीक है, इसमें चेक करके बताओ, %10 एबीसीडी आएगा, ओके, किसमें बोल रहे हो, रिजल्ट्स में, ओके, रिजल्ट्स में कौन सा आएगा, ए बी सी डी, वापस से आ रहा है क्या ए बी सी डी, कैसे आया, लॉस चेक किया, प्रॉफिट चेक किया, लॉस ज्यादा है, 100 लॉस है, तो 100 का 10% 10 आता है, 10 में कौन से बैठ रहे हैं, ए बी सी डी चारों बैठ रहे हैं, चलो नेक्स्ट, ए बी एन डी, अब बताओ इसमें से कौन सा रिपोर्ट नहीं करना है, ई, लेकिन क्या मैनेजमेंट ई को भी रिपोर्ट कर सकता है, कैसे, 75% नहीं, 70%, if it feels that it is important then the management can decide to report या फिर रिपोर्टेबल, अगर हम बात करें मान लेते हैं ये रेवेन्यू एक्सटर्नल ही है, तो क्या हम ये इन चारों का रेवेन्यू चेक करेंगे, और इसका 75% कितना हो रहा है, 430 का 75%, क्या ये 75% कवर कर रहा है, तो आपको और रिपोर्ट करने की जरूरत है क्या, समझ में आ रहा है, आपका जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है उसका रेवेन्यू शुड बी एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू, इज द पॉइंट क्लियर, yes, तो ओवरऑल आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, चलिए अब वो मैं आपको ऊपर बताया था एसेट्स नहीं लेना, लाइबिलिटीज नहीं लेना, नॉट इंक्लूडेड, लास्ट पॉइंट बताया मैंने राइट, तो उसके अंदर क्या है एक क्वेश्चन, अच्छा चलो ये वाला भी बता दो अभी, ये वाला भी बहुत सिंपल है, सिर्फ एक कंडीशन दिया उसने, एग्जाम क्वेश्चन है ये, एक कंडीशन वाला, प्रॉफिट कंडीशन से, बताओ कौन सा रिपोर्ट करोगे कौन सा नहीं, प्रॉफिट पे आ रहा है या लॉस पे आ रहा है, लॉस कितना आ रहा है 280, 280 का 10% कितना होता है 20 है, 28 के हिसाब से कौन सा रिपोर्टेबल है, बराबर, यस यस यस, नो वन, समझ में आ रहा है, इजी, एग्जाम क्वेश्चन रह चुका है 5 मार्क्स, नेक्स्ट, ओके, अब जो मैं आपको बता रहा था वो एसेट्स नहीं लेना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से रीड करते हैं, क्या बोल रहा है, Mrs. XYZ has 3 segments, namely X, Y, and Z. The total assets of the company are 10 crores. Segment X has 2 crores, Y has 3 crores, and Z has 5 crores. हो गए क्या 10 करोड़ बराबर से? तो उसने खुद आपको सेगमेंट डिफाइन करके दिया, कौन से सेगमेंट्स है, 3, कौन से X, Y, and Z, और उसमें उसने 10 करोड़ को अलग अलग बांट के दिया, 2 करोड़, 3 करोड़ और 5 करोड़, आगे उसने क्या बोला, डिफर्ड टैक्स एसेट मतलब DTA इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ सेगमेंट्स आर 0.5, 0.4 एंड 0.3, ये लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, तो प्लीज बताइए एक्स के ये छोड़ के एसेट्स कितने हो रहे हैं, 1.5, नेक्स्ट, वाई का 2.6 और जेड का
4.7, तो हमारे हिसाब से टोटल कितना हो गया? 8.8 का 10% कितना होता है? 0.88। क्या 0.88 तीनों कवर करता है? यस। तो क्या तीनों को रिपोर्ट करना चाहिए? द आंसर इज यस। प्रॉब्लम इज ये DTA को हटा के आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज DTA या DTL आर नॉट, इज द पॉइंट क्लियर? तो ये हटाने के बाद 8.8 आ रहा है। 8.8 का 10% लोगे, ना कि 10 करोड़ का 10%। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर आप चेक करोगे, all these segments hold more than 10% of the total assets. All segments are reportable segments. एक बार रीड कर रहा हूँ. According to AS17 segment reporting, segment assets do not include income tax asset. ऊपर बात हुई थी अपनी, मैं लिख के दिया income tax asset को नहीं लेना है. Therefore the revised total assets are 8.8. 8.8 आया क्या अपना? Yes, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि X कितना होल्ड कर रहा है, Y कितना होल्ड कर रहा है, Z कितना, उसने सिर्फ लिख के दिया है. अगर आप डायरेक्ट भी लिखोगे, सिर्फ एक वो वर्ड आना चाहिए, do not include income tax assets या फिर DTA, and therefore the revised assets are 1.5, 2.6, 4.7, total 8.8. ऐसे भी कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? 10% condition is 8.88. All the segments are more than 8.88 and therefore all the segments should be reported. यही आपको सेंटेंस लिखना है. ऐसा कोई एएस का लैंग्वेज नहीं, आप एकदम जनरल लैंग्वेज लिखोगे तो भी आपको मार्क्स. The point is आपने वर्ड पकड़ लिया. It does not include the DTA. Is the point clear? समझ में आया? तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये. What is the theoretical aspect? कुछ theory points है बेटा जो हम कुछ लिख चुके हैं, कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं. मैं एक बार उसको गो थ्रू करना चाहता हूँ. क्या है एग्जैक्टली, क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है ये 7? बेटर अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस, द रिस्क एंड रिटर्न्स एंड मोर इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स. मतलब अगर आपको कोई पूछे, आइडियली ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा. दिस इज जस्ट कि व्हाई आर वी लर्निंग दिस, व्हाई आर वी यूजिंग दिस AS17? So it is to understand the performance better, better performance, right? And better understand the assess या result and risk and rewards. समझ में आ रहा है? Third is more better judgments. अगर आपको obviously ये result अगर आप चेक करोगे segment wise, तो मैं कोई पर्टिकुलर एरिया का शायद सेल्स टॉप भी कर सकता हूँ. मे बी शायद वो एरिया में सेल इतना नहीं हो पा रहा है, जबकि उसमें एफर्ट्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन उतना सेल नहीं आ रहा, तो शायद वो एरिया बंद करके हम दूसरे इसमें करेंगे. तो ऑब्वियसली हम जजमेंट भी पास कर सकते हैं इसके ऊपर कि ये एरिया से सेल इतना नहीं आ रहा है, एफर्ट्स बहुत लग रहे हैं, उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो हमें एक काम करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए. जैसे रिजल्ट वाइज यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस आ रहा है, व्हाट इज द रीजन एसेस करो. नहीं समझ में आया, बंद कर दो वो एरिया. समझ में आ रहा है? वो एरिया बंद करना ही बेटर रहेगा. ऑल्दो अगर आपका पीएनएल बनाओगे, पीएनएल में आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन अगर आप एरिया वाइज चेक करोगे, दैट एरिया इज नॉट प्रॉफिटेबल, तो वो एरिया को बंद करो. दिस इज द मोस्ट जजमेंट, राइट? प्रॉपर जजमेंट आ रहा है, तो इसको हम एसेस कर पाएंगे. नेक्स्ट, scope. What is the scope? It should be applied in presenting general purpose financial statements. एक है general purpose, दूसरा उसने क्लियर बोल दिया है आपको, it should comply with the assets completely and not selectively. मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर ये हम एक काम करते हैं सिर्फ बिजनेस के हिसाब से चेक करते हैं, जोग्राफिकल के हिसाब से नहीं करेंगे, या सिर्फ जोग्राफिकल चेक करते हैं बिजनेस के हिसाब से नहीं करेंगे. ऐसा नहीं चलेगा. सिलेक्टिवली नहीं करेंगे, आपको कंप्लीटली करना पड़ेगा. तीसरा, अगर आप होल्डिंग कंपनी हो, अगर आप होल्डिंग कंपनी और आप इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाओगे सेपरेट, राइट, स्टैंड अलोन, और आप सीएफएस भी बनाओगे, तो आप जब ये एएस लगाओगे तो ये एएस आप सीएफएस के हिसाब से लगाओगे. मतलब आपने टोटल रेवेन्यू जब आप लोगे ना, तो खुद का और सब्सिडी दोनों मिला के फिर आप सीएफएस के बेस से 10% लोगे, ना कि आप अपने स्टैंड अलोन के हिसाब से. मतलब अगर होल्डिंग कंपनी है तो उसको सीएफएस लगाना पड़ेगा, ना कि इंडिविजुअल लगाना पड़ेगा. यही पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट इज बिजनेस सेगमेंट? बिजनेस सेगमेंट में मैंने आपको बताया क्या, डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट, ये तो होना ही चाहिए, डिस्टिंग्विशेबल रहना चाहिए, राइट. दूसरा, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस, ये भी मैंने आपको बताया कि देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे आईटीसी का एग्जांपल दिया था. नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. नाउ व्हाट इज रिलेटेड, मैंने आपको मेरा खुद का एग्जांपल दिया था. एक ही प्रोडक्ट है, मैं पढ़ाता हूं, दिस आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, बट ये सर्विसेज में अलग अलग टाइप से प्रोडक्ट होता है. ऑल्दो इट इज अ सिमिलर प्रोडक्ट, राइट. ऑफलाइन क्लासेस अलग है, ऑनलाइन क्लासेस अलग है, पेन ड्राइव अलग क्लासेस. समझ में आ रहा है? मेरे 3 अलग अलग सेगमेंट्स हो यहाँ पे. तो दिस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सर्विस यही है. एग्जांपल फूड, फूड में भी अगर मैं फूड की बात करूं, आईटीसी आल्सो डील्स इन चॉकलेट्स, आईटीसी आल्सो डील्स इन बिस्किट्स, राइट. क्या ये अलग अलग सेगमेंट मान सकता है? आंसर इज यस, अलग अलग सेगमेंट मान सकता है, क्योंकि ऑल्दो वो फूड में आता है, नेम इज फूड, फूड ब्रांड्स में आता है, लेकिन उसके लिए सेगमेंट्स तो अलग अलग हो सकता है, राइट. ऑल्दो दे आर रिलेटेड, बट उसके अलग अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रह सकता है. सो देयर आर इंडिपेंडेंट रिस्क एंड क्या पॉइंट क्लियर, राइट. नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स? अगेन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर देखा जाए तो ये एएस में इंपॉर्टेंट क्या है,
तो वो बिजनेस सेगमेंट को डिफाइन करने बोल सकते हैं आपको, या फिर आपको ये फैक्टर्स डिसाइड करने बोल सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर्स इज द नेचर ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज, प्रोडक्शन प्रोसेस। नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन प्रोसेस? एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं स्टीयरिंग व्हील्स बनाता हूँ, मेरी कंपनी है जो स्टीयरिंग व्हील्स बनाती है कार के लिए, मैं स्टीयरिंग व्हील्स स्पेशली वो बना के देता हूँ। आई यूज माई ओन रॉ मटेरियल, राइट? तो ये मेरा प्रोसेस हो गया। एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ऑडी के साथ, ऑडी को भी सप्लाई मैं ही करूंगा, लेकिन ऑडी बोलता है सर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन रॉ मटेरियल आपका नहीं, रॉ मटेरियल हम जो बोलेंगे वो, राइट? तो उससे जो रॉ मटेरियल आएगा मैं उससे उसको स्टीयरिंग बना के दूंगा। कैन आई से दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस? मतलब अगर मैं रेवेन्यू डिसाइड करूंगा तो मेरा एक रेवेन्यू ऑडी से अलग रहेगा और दूसरे से अलग रहेगा, क्या ये भी अलग अलग सेगमेंट है? आंसर इज यस। सो देयर इज अ डिफरेंट प्रोसेस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक प्रोसेस था मैं खुद का रॉ मटेरियल ले रहा हूँ और खुद स्टीयरिंग व्हील बना रहा हूँ। दूसरा प्रोसेस है ऑडी से रॉ मटेरियल आ रहा है और सिर्फ उसके लिए मैं व्हील्स बना रहा हूँ। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? उसके लिए स्टीयरिंग व्हील्स बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, तो इसको अलग अलग मान सकते हैं। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ क्लास ऑफ कस्टमर्स। अगेन क्लास ऑफ कस्टमर्स से बात हुई अपनी एडल्ट्स, मेडिसिन की एग्जांपल दिया था मैंने आपको। एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, अलग अलग मेडिसिन हो सकते हैं, अलग अलग रेवेन्यू जनरेट हो सकता है उसके अंदर, राइट? नेक्स्ट, मेथड्स यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट। ये मेरा एग्जांपल ले लो आप, जैसे मैंने आपको बताया ऑफलाइन अलग हो गया, राइट? ऑनलाइन अलग हो गया। इंश्योरेंस की एग्जांपल है। इंश्योरेंस आप कोई कोई इंश्योरेंस अगर आप देखोगे ऑफलाइन कभी नहीं मिलेगा, कोई एजेंट नहीं आता, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे मोटर इंश्योरेंस अभी अब सिर्फ ऑनलाइन आता है। वो एड भी आती थी, फोन पे क्लिक करो 1 मिनट में आपका इंश्योरेंस आ जाएगा एंड सो ऑन, राइट? ये ऑफलाइन नहीं आता, कोई एजेंट आएगा आपके पास नहीं, ऑनलाइन सेल्स, राइट? ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो हम सिर्फ ऑनलाइन बेचते हैं। जैसे मान लेते हैं अचानक आई डिसाइडेड नहीं ऑफलाइन बंद कर रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन, राइट? ऑब्वियसली ऐसा कर सकते हैं, ऑफलाइन बंद कर रहे हैं, ओनली ऑनलाइन लेक्चर जिसको चाहिए या तो ऑनलाइन लाइव करो या तो पेन ड्राइव ले लो, बात करो। आर यू गेटिंग दिस? तो दिस इज अगेन द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेथड से भी आप उसको अलग अलग सेगमेंट मान सकते हो। कई पॉइंट क्लियर? So methods used for distribution and if applicable the nature of regulatory environment. Now what is the regulatory environment? What are the factors? अब regulatory environment का मैं एक एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मैंने लिकर का एग्जांपल दिया, लिकर बैन हो सकता है, लेकिन गुजरात में लिकर बैन होने की वजह से जो मेडिसिन में लिकर लगता है, सपोज मान लेते हैं गुजरात में ही मेडिसिन बन रहा है, तो क्या वहां लिकर सप्लाई होगा? ना, आंसर इज वहां सप्लाई होना पड़ेगा, क्योंकि लिकर बैन हुआ है, लिकर शॉप्स पे बैन हुआ है, राइट? लिकर का कंजम्पशन अगर मेडिसिन के थ्रू है तो वो तो बैन नहीं कर सकता, राइट? ये एक पॉसिबल। दूसरा, अगर मैं बैंक के हिसाब से सोचूं, बैंक के हिसाब से अगर आप बैंक जाओगे तो एक एनआरआई सेक्शन होता है, देखा है कभी किसी ने एनआरआई सेक्शन? ठीक है, कोई बात नहीं, एक एनआरआई सेक्शन होता है जहां पे आप एक्सचेंजेस कर सकते हो, या फिर अगर नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं तो वो वहां पे आके बात कर सकते हैं और वहां पे उनको अलग से असिस्ट किया जाता है, राइट? मे भी शायद वो डॉलर्स भी लेके आएंगे, उनका एक्सचेंज करेंसी वगैरह ये सब अलग रहेगा। अब ये एनआरआई जो रहता है वो फेमा रेगुलेट करता है। फेमा नाम सुना है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ओके। तो एनआरआई का जो सेक्शन हो गया फेमा के हिसाब से हो गया, लेकिन इंडियन बैंक तो आरबीआई के हिसाब से होता है। इंडियन बैंक कैसे होता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। क्या ये रेगुलेटरी एनवायरमेंट अलग अलग हो गया इसके लिए रेगुलेटरी, राइट? तो ये अगर रेगुलेटरी है तो मैं बोल सकता हूँ एनआरआई सेक्शन मेरे लिए एक अलग सेगमेंट है। जो बिजनेस में कर रहा हूँ एनआरआई के थ्रू और जो बिजनेस में कर रहा हूँ इंडियन मार्केट के थ्रू, ये तो अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं डिसाइड कैसे करूंगा मेरा ये अलग अलग फैक्टर्स कि हाउ विल आई डिसाइड अ बिजनेस सेगमेंट? या तो प्रोडक्ट आपका अलग होना चाहिए, या तो उसका प्रोसेस अलग होना चाहिए, क्लास ऑफ कस्टमर अलग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लास ऑफ कस्टमर में हम अर्बन और रूरल भी कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल मिला के। अर्बन एरियाज में अलग सेल होता है, रूरल में शायद वो प्रोडक्ट चलता नहीं है लेकिन अलग प्रोडक्ट चलता है, तो उसको मॉडिफाई करके बेचना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? मैकडी, मैकडी सुना है आपने? ऑब्वियसली आपने टेस्ट भी किया है, ओके। आपको पता है इंडियन मार्केट के हिसाब से, मैं आपको एक बता रहा हूँ, इंडियन मार्केट के हिसाब से मैकडी ने, मतलब इंडियन मार्केट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैकडी ने अपना प्रोडक्ट चेंज। ये जो आप यहाँ लेते हो ना, आप कभी इंडिया से बाहर जाओ और मैकडी टेस्ट करो, फीका फीका मिलेगा आपको, स्पाइसी नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे आपको एक से एक अलग अलग स्पाइसी, अलग से वो स्पाइसी वर्ड यूज कर देते हैं अलग से, राइट? क्योंकि इंडियन मार्केट्स में जब स्टार्टिंग में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो नहीं चलता था, चलता ही नहीं था, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे सब फीका फीका देते हैं, उनको मिर्च नहीं चलता है, मसाला नहीं चलता ज्यादा, वो बहुत फीका फीका खाएंगे। लेकिन इंडियन मार्केट, अब वो इतना बड़ा मार्केट था इंडियन मार्केट की वो मैकडी उसको छोड़ नहीं सकता था वो मार्केट को। तो मैं ठीक है, हम प्रोडक्ट लाइन थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा मॉडिफाई कर लें। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ वो क्लास ऑफ कस्टमर्स में अलग अलग हो सकते हैं। आगे तो ये 5 पॉइंट समझ में आ गए बेटा, द फैक्टर्स। आई वांट एवरीवन टू राइट दिस फैक्टर्स, जो मैंने सिर्फ ये हाईलाइट किया है ना, हाईलाइट उतना ही आंसर लिखना है आपने। क्या फैक्टर्स रहेंगे? आप हाउ विल यू डिसाइड द फैक्टर्स? प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्शन प्रोसेस, क्लास ऑफ कस्टमर्स, methods used to distribute, and regulatory environment.
ओके, तो एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे लिस्ट में भी है, मतलब इस शीट में है, तो एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं आप लोग बताते हुए। आई डील इन बैटरीज, बैटरीज बनाता हूँ, ठीक है, बैटरी सबके लिए बनाता हूँ, टू व्हीलर्स के लिए, कार्स के लिए, अपने जो इन्वर्टर्स हैं उसके लिए, ठीक है, जो यूपीएस आते हैं सबके लिए बैटरीज बनाता हूँ। क्या मैं इसको अलग अलग सेगमेंट मान सकता हूँ? बनाता सिर्फ बैटरी हूँ और कुछ नहीं। क्या मानूं इसमें, मतलब क्या अलग अलग क्या मानूं, बिजनेस को अलग कैसे सेग्रीगेट करूं? प्रोडक्ट तो बैटरी है सिर्फ, किसमें यूज हो रहा है? गाड़ियों की बैटरी को अलग कर सकता हूँ और इन्वर्टर्स की बैटरी को अलग कर सकता हूँ। क्यों? दोनों का रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गाड़ियों की बात करूं तो वो किस पे बेस्ड रहेगा, तो ऑब्वियसली वो बेस्ड रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज, पहला तो। दूसरा, उनके यूज पे, राइट। अगर मैं इन्वर्टर्स की बात करूं तो इन्वर्टर्स डिपेंड करेगा आपकी पावर कंडीशंस पे। लाइट जाती नहीं है एक एरिया, 100% पूरा टाइम लाइट रहती है, लाइट जाती नहीं है, तो इन्वर्टर को यूज करेगा क्या? राइट, नहीं करेगा, तो वो पावर कंडीशन से हो गया। लेकिन गाड़ी अगर चलना बंद हो जाएगी कि पावर नहीं रहेगा तो नहीं, तो ये दो अलग अलग रिस्क है ना, तो ये अलग सेगमेंट हो सकता है, समझ में आ रहा है? दूसरा, स्टैंड ऑफ लिविंग, ऑल्दो लाइट जाती है, लेकिन वो उनका स्टैंड ऑफ लिविंग, ठीक है, हम रह लेंगे, बिना फैन के भी रहेंगे, बिना लाइट के भी रह लेंगे। एक बोलता है नहीं नहीं, अपने को चलता ही नहीं, स्टैंड ऑफ लिविंग बहुत फर्क मैटर करेगा, ये अलग रिस्क एंड रिटर्न आंसर। तो कैन आई ट्रीट दिस बैटरी एज टू डिफरेंट सेगमेंट्स? बनाता मैं सिर्फ बैटरी, लेकिन बैटरी यूज इन व्हीकल्स एंड बैटरी यूज इन इन्वर्टर्स आर टू डिफरेंट सेगमेंट्स। आर यू गेटिंग? तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये सेगमेंट है या नहीं है, आप कैसे डिफाइन करो? तो यस, अगर उसके रिस्क एंड रिटर्न्स अलग अलग हो सकते हैं, दोनों का रिस्क अलग अलग है, दोनों से रिटर्न्स अलग अलग आते हैं, तो मैं उसको अलग बिजनेस डिफाइन कर सकता हूँ। कई पॉइंट क्लियर है आपका आज का होमवर्क? जो मैंने पॉइंट्स लिखा है एक बार उसको गो थ्रू करना है, और इस शीट में 4 से 5 थ्योरी क्वेश्चंस, उसको आपको गो थ्रू करना है। ये वही क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कोई पॉइंट डिस्कस नहीं किया, बट उसको उन्होंने एक प्रिसाइज मैनर में लिख के दिया है, तो आपको रीड करना है। जब मैं कल नया ए स्टार्ट करूंगा, मैं पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इस एज का एक पार्ट बाकी है, प्रेजेंटेशन पार्ट, क्या प्रेजेंट करना रहता है, वो प्रेजेंटेशन पार्ट में एक बार कल डिस्कस करूंगा। मे बी शायद फर्स्ट हाफ एन आवर हम यही एज पढ़ेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट एज चालू करेंगे एक छोटा सा, ठीक है? कोई क्वेरीज यहाँ तक? नहीं, इसको यहाँ स्टॉप करना है।